नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, सिनेमाया में हर बार हम कुछ नया और रोचक स्टोरी सिनेमा जगत से जुड़ी लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे मार्च 1972 की स्टोरी। जी हाँ, मार्च 1972 की बात है। यूएस में महज 14 साल के बच्चे ने एक कत्ल किया था। उसने बेरहमी से अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे की जान ले ली थी। जब मामले की जांच शुरू हुई तो बच्चे ने चौंका देने वाला खुलासा किया। उसके कबूलनामे के मुताबिक उसने हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर हत्या की। उस फिल्म का नाम था ए क्लॉकवर्क ऑरेंज। ये इकलौता मामला नहीं था जब इस फिल्म का नाम किसी हत्या में इस्तेमाल किया गया। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग आदमी की हत्या हुई, जिसमें 14 साल के हत्यारे ने बताया कि उसने भी फिल्म एक क्लॉकवर्क ऑरेंज देखने के बाद हत्या का मन बनाया था। वहीं इस फिल्म के गाने को ब्रूटल रैप के दौरान भी गाया गया था। 1971 में रिलीज हुई कॉल्ट क्लासिक फिल्म एक क्लॉकवर्क ऑरेंज भयावह हिंसक सीन, रेप और न्यूडिटी से पहले ही सुर्खियों में थी। कई देशों में फिल्म को एक्स रेटिंग तो कहीं सी रेटिंग दी गई। हत्या के मामले बढ़ते गए और फिल्म बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक को धमकियां मिलने लगी। यह अपनी तरह का इकलौता मामला रहा जब फिल्म के डायरेक्टर ने खुद वार्नर ब्रदर्स को खत लिखकर फिल्म को ब्रिटेन में रिलीज होने से रुकवाया था। हालांकि 27 साल बाद डायरेक्टर की मौत के बाद फिल्म से बैन हटा दिया गया। इस तरह फिल्म स्पेन, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, माल्टा समेत कई देशों में सालों तक बैन रही। हैरानी की बात यह है कि विवादों के बावजूद फिल्म ने 70 के दशक में करीबन $114 मिलियन यानी कि 954 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। साल 1962 में मशहूर राइटर एंथनी बर्गिस की नॉवेल ए क्लॉकवर्क ऑरेंज पब्लिश हुई थी। ये नॉवेल ऐसे यूथ की कहानी दर्शाती है जो हिंसक है। हिस्टोरिकल, ब्लैक कॉमेडी और तनाव पैदा करने वाली ये नॉवेल कॉपी चर्चित रही, जिसे आज भी टाइम्स मैगजीन की 20 सबसे बेहतरीन नॉवेल में शामिल किया गया। 1962 में नॉवेल पब्लिकेशन के ठीक बाद राइटर एंथनी बर्गिस ने फिल्म के राइट्स $500 में बेच दिए, जिसकी मौजूदा समय में वैल्यू $5,000 यानी कि 4 करोड़ 18 हजार रुपए है। शुरुआत में फिल्म में मशहूर रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन की कास्टिंग की जाने वाली थी। बैंड की लीड सिंगर मिक जैगर ने फिल्म में एलेक्स का लीड रोल निभाने में दिलचस्पी दिखाई थी। वहीं मशहूर फिल्म मेकर केन रसेल फिल्म के डायरेक्टर बने थे। हालांकि समय के साथ ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन की मदद से फिल्म के राइट्स स्टैनली कुब्रिक को मिल गए। शुरुआत में नॉवेल राइटर टेरी सर्दन ने नॉवेल ए क्लॉकवर्क ऑरेंज स्टैनली कुब्रिक को भेजी थी। स्टैनली उस समय दूसरी फिल्म में व्यस्त थे। ऐसे में उन्होंने नॉवेल को नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने वो नॉवेल पढ़ा। उन्हें वो कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने पति स्टैनली को उसे पढ़ने की सलाह दी। जब स्टैनली ने कहा तो कहानी पढ़ी तो उन्हें भी बेहद पसंद आई। उन्होंने खुद चंद बदलाव के साथ फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया और फिल्म बनानी शुरू कर दी। 1968 में फिल्म बननी शुरू हुई। डायरेक्टर स्टैनली इस फिल्म में इंटेंस लीड रोल निभाने के लिए अब एक्टर की तलाश कर रहे थे। इस बीच उन्होंने 1967 में रिलीज हुई ब्रिटिश हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म इफ देखी। उन्हें इस फिल्म के लीड एक्टर मेलकम मैकडॉवेल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म एक क्लॉकवर्क ऑरेंज में एलेक्स के किरदार में उन्हें कास्ट कर लिया। बतौर साइड एक्टर काम करने वाले मेलकम मैकडॉवेल ने फिल्म इफ से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था। इसके बाद वो 2 और फिल्मों में दिखाई दिए। हालांकि तब तक उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली थी। मैल्कम मैकडॉवेल
मैकडॉवेल की कास्टिंग पर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक ने कहा था कि वो स्क्रीन पर इंटेलिजेंस लाएंगे। अब कैसे तैयार हुआ एक्ट्रेस का लुक, ये बड़ा जानना दिलचस्प है, आप सुनिएगा। फिल्म में क्रिमिनल गैंग का लुक तैयार करने में एक्टर मैल्कम मैकडॉवेल की अहम भूमिका रही। उन्होंने डायरेक्टर स्टैनली को अपने पास रखी क्रिकेट ड्रेस सिखाई। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सरफरे क्रिमिनल्स के किरदार को बाखूबी दिखाने के लिए क्रिकेट ड्रेस के अंदर पहने जाने वाले वेस्ट बैंड जैसे जॉक स्ट्रैप्स को पैंट के अंदर की बजाय बाहर पहनाया जाए। डायरेक्टर स्टैनली को मैल्कम का आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने फिल्म के क्रिमिनल गैंग की ड्रेस उनके कहे अनुसार तय कर दी। फिल्म की शूटिंग के दौरान लीड एक्टर, आपको बता दें, अंधा हो गया। जी हाँ, सेट पर रखे गए असली डॉक्टर। फिल्म की शूटिंग शुरू हुए चंद दिन ही हुए थे कि लीड एक्टर मैल्कम ने अपनी आंखों के कार्निया को खरोच लिया, जिससे उन्हें देखने में दिक्कत होने लगी। समय के साथ उनका अंधापन बढ़ने लगा, जिससे शूटिंग में दिक्कत होने लगी। एक्टर मैल्कम की कंडीशन बिगड़ने के चलते फिल्म के एक सीन में असली में डॉक्टर्स रखे गए थे। आपको बता दें, स्क्रिप्ट के अनुसार जेल से निकलने के बाद एलेक्स के साथ एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स कुछ इक्विपमेंट्स की मदद से एलेक्स की आंखें खोलकर रखते हैं और उसे फिल्म दिखाते हुए उसकी आंखों में सलाइन डालते हैं। इस सीन की शूटिंग के दौरान एक्टर मैल्कम की आंखों में असली सलाइन डाला गया था, जिसके लिए असली डॉक्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान मैल्कम मैकडॉवेल की आंखों की रोशनी चली गई थी। फिल्म में एलेक्स के साथ मंच पर होती बर्बरता दिखाई गई थी। इसे असल दिखाने के लिए एलेक्स के को एक्टर ने उन्हें इस कदर मारा कि उनकी कई पसलियां टूट गई थी। 60 के दशक में जब फिल्म बनना शुरू हुई, उस दौर में स्पेशल इफेक्ट्स की कमी थी। ऐसे में फिल्म मेकर ने एलेक्स को ऊंचाई से जमीन पर गिरते दिखाने और व्यू पॉइंट लेने के लिए असल में कैमरा फेंका था। हैरानी की बात यह रही कि 6 टेक्स तक कैमरा टूटा नहीं। BBBFC से पास होने के बाद फिल्म को 19 दिसंबर 1971 में सबसे पहले न्यूयॉर्क में रिलीज किया गया था, जहां फिल्म को क्रिटिक्स के मिले जुले रिव्यू मिले थे। इसके बाद फिल्म को UK US में एक महीने के अंतराल में रिलीज किया गया था। 1972 में जब फिल्म को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया जाना था, तो फिल्म के सेक्सुअल कंटेंट के चलते इसे X रेटिंग यानी कि ओनली फॉर एडल्ट्स दी गया था। हालांकि ऑडियंस लिमिट के चलते डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक इससे नाखुश थे। उन्हें फिल्म को R रेटिंग दिलाने के लिए फिल्म में दिखाए गए 2 सीन्स से 30 सेकंड के सेक्सुअल सीन्स हटाए गए और फिल्म की रिलीज करवाई गई। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। नेशनल कैथलिक ऑफिस फॉर मोशन पिक्चर ने फिल्म को C रेटिंग यानी कि निंदनीय रेटिंग दी। इस रेटिंग के अनुसार रोमन कैथलिक्स इस फिल्म को ना देखने का सुझाव देते हैं। 1982 में ऑफिस ने फिल्म को O रेटिंग दी, जिसके अनुसार फिल्म आक्रामक है। फिल्म को ब्रिटेन में रिलीज किया जाना था। हालांकि पहले ही फिल्म का नाम कई हत्याओं से जुड़ गया था। मार्च 1972 में 14 साल के बच्चे ने अपने क्लासमेट की हत्या करने के बाद कबूला कि उसने फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज देखने के बाद हत्या की। अब जांच में पाया गया कि फिल्म में दिखाई गई हत्या और उस केस में काफ़ी समानता थी। कुछ समय बाद ही इस तरह का दूसरा मामला सामने आया, जिसमें 16 साल के लड़के ने फिल्म एक क्लॉकवर्क ऑरेंज के ओपनिंग सीन से प्रेरित होकर एक बुजुर्ग आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके दोस्त ने उसे फिल्म के बारे में बताया था, जिसे देखने के बाद उसने हूबहू वैसी ही हत्या की। कोर्ट में डिफेंस ने ये बात साबित कर दिया कि फिल्म का इन हत्याओं से सीधा संबंध है। हत्याओं के साथ ही सामने आया कि फिल्म का गाना सिंगिंग इन दी रेन गाते हुए एक शख्स ने रेप किया। उसने फिल्म की तरह रेप करते हुए वो गाना गाया था।
विवादों के बीच डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की पत्नी क्रिस्टीना कुब्रिक ने बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। कई बार उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया था। विवाद बढ़ने के बाद डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक ने खुद वार्नर ब्रदर्स से विनती कर ब्रिटेन में फिल्म रिलीज होने से रोक लगवा दी। ऐसे में करीब 27 साल तक यूके में भी फिल्म दिखाने पर रोक लगा दी गई। हालांकि 1999 में डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की मौत के बाद फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया। 10 अप्रैल 1973 में आयरलैंड में भी फिल्म को बैन कर दिया गया। हालांकि 13 दिसंबर 1999 को फिल्म को पास कर दिया गया और 17 मार्च 2000 को फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया। जब वो फिल्म रिलीज होने को आई तो सेंसर बोर्ड के हेड शीमस स्मिथ को फिल्म के पोस्टर से आपत्ति थी, जिसमें अल्ट्रा वायलेंस और रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बाद में फिल्म के पोस्टर में भी बदलाव किए गए। सिंगापुर में भी ये फिल्म 30 सालों तक बैन रही। 2006 में फिल्म से बैन हटाने की कोशिश की गई, हालांकि ये कोशिश नाकाम रही। आपको बता दें, सालों बाद 28 अक्टूबर 2011 को R21 रेटिंग के साथ फिल्म से लगा बैन हटाया गया। साउथ अफ्रीका में भी फिल्म 13 सालों तक बैन रही। 1984 में फिल्म का एक अनकट वर्जन रिलीज हुआ। हालांकि 21 साल से कम उम्र के लोगों को ये फिल्म देखने की मनाही थी। साउथ कोरिया में भी फिल्म सालों तक बैन रही। हालांकि सालों बाद R रेटिंग के साथ फिल्म से जो लगा बैन था वो हटा दिया गया था। ब्राजील में भी फिल्म 1978 तक बैन रही। हालांकि जब फिल्म रिलीज की गई तो उसमें एक्ट्रेस के प्राइवेट पार्ट को ब्लैक डॉट के साथ छिपा दिया गया था। स्पेन में भी फिल्म 1975 तक बैन रही। साल 1975 में फ्रांसिस्को फैक्रो की तानाशाही में फिल्म को बालाडोलिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया। फिल्म की एक स्क्रीनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ बालाडोलिड में होने वाली थी। हालांकि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के चलते ऐसा नहीं हो सका। प्रोटेस्ट के चलते यूनिवर्सिटी 2 महीने तक बंद रही। फिल्म साल 2000 तक माल्टा में भी बैन रही थी। आपको बता दें, ऑस्कर सेरेमनी में फिल्म को 4 नॉमिनेशन जो थे वो मिल चुके हैं, क्योंकि फिल्म भले ही हत्याओं से जोड़े जानों पर विवाद में रही। हालांकि 44वीं ऑस्कर सेरेमनी में फिल्म को 4 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। इनमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग शामिल है। दुनिया की सबसे बेहतरीन हिंसक फिल्मों में ये जो फिल्म है, एक क्लॉकवर्क ऑरेंज जो है वो हिंसक फिल्मों में शामिल की गई है, क्योंकि अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने 1998 में इस फिल्म को टॉप 100 फिल्मों की लिस्ट में 70वें नंबर पर जगह दी थी। वहीं फिल्म के लीड एक्टर मैल्कम द्वारा निभाया गया नेगेटिव रोल एलेक्स इस इंस्टीट्यूट के 100 बेहतरीन विलन की लिस्ट में 12वें नंबर पर है। 2012 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के एक पोल में फिल्म को 75वीं रैंकिंग मिली थी। 2010 में टाइम मैगजीन ने फिल्म को 10 स्पॉइलर फिल्मों की लिस्ट में 7वीं जगह दी थी। द गार्जियन ने 25 बेहतरीन आर्ट हाउस फिल्मों की लिस्ट में एक क्लॉकवर्क ऑरेंज को 11वीं रैंकिंग दी थी। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने बात की कि ऐसी फिल्म जिसे देखकर लोग हत्याएं करने लगे थे। और आपको बता दें, खुद डायरेक्टर ने एक क्लॉकवर्क ऑरेंज जो फिल्म बनी थी उसको बैन करवाई थी। आपको बता दें, 70 और 60 के दशक में भी इसकी कमाई 900 करोड़ के पार थी और ऑस्कर में 4 नॉमिनेशन दिए गए थे। आखिरकार कैसे इस पूरी फिल्म में एक्ट्रेस का लुक तैयार किया गया था? शूटिंग के दौरान जैसा कि बताया कि जो एक्टर था लीड में वो अंधा हो चुका था और हत्याओं की प्रेरणा से बनी थी एक क्लॉकवर्क ऑरेंज फिल्म। तो दर्शकों, सिनेमाया के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सिनेमाया में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही सिनेमा जगत से जुड़ी रोचक जानकारी लेकर। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।